वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आवाम के लिए एक और बुरी खबर है, अगर हम पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर की बात करें, क्योंकि ऑलरेडी लोग यहाँ पर जीना मुश्किल हो चुका है। महंगाई का बोझ, बिजली की कीमतों में इजाफा, बिजली के इतने बिल आ चुके हैं। और अभी की लेटेस्ट अपडेट ये है कि आलमी मार्केट में ख़ाम तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ चुकी हैं। और फ़ी बैरल अगर हम पेट्रोल की बात करें तो तकरीबन $85 का जो है वो तेल हो चुका है, ख़ाम तेल की अगर हम बात करें। सो ऑलरेडी इट वाज एक्सपेक्टेड कि फ्रॉम 1 सितंबर कीमतें बढ़ जाएंगी और 15 रुपए तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान था। लेकिन अभी की अपडेट है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ चुकी हैं। सो इम्पैक्ट ओवरऑल हर चीज़ पर आता है। एक तरफ डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। अगर आप गूगल पर डॉलर का रेट देखें तो वो सही नहीं, ओपन मार्केट में इस वक्त डॉलर जो है वो 325 का भी मिल रहा है। सो हालात इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफ़िकली तेल की कीमतों की बात करें तो इसका इम्पैक्ट बराह रास्त किस किस शोबे पर आएगा और अल्टीमेटली इसको क्या कोई ब्रेक लगनी है या नहीं लगनी, इस पर बात करने के लिए हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अशरफ मेहताब साहब इस वक्त शो में मौजूद हैं। हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया। अशरफ साहब, सबसे पहले तो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्रॉम 1 सितंबर कीमतें बढ़ेंगी। अब हुआ क्या है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें, अभी की यह खबर है, मज़ीद बढ़ गई हैं। सो दोनों चीज़ों का बोझ पाकिस्तानियों पर आएगा या सिर्फ हमने क्योंकि IMF से मुआहदे के नतीजे में कीमतें बढ़ानी थी इसलिए हम इजाफा करेंगे? बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका भी और लाहौर का भी। असल मसला ये है कि IMF कतई नहीं कहता कि आप ज़रूरत से हट के किसी चीज़ की कीमत बढ़ाओ, लेकिन वो ये ज़रूर कहता है कि अपनी आमदन में इजाफा करो, क्योंकि अखराजात आपके ज़्यादा है और आमदन आपकी कम है और आपने किस्तें वापस करनी है। तो ये कोई भी बैंक आप लोकली यहाँ भी चले जाएँ तो वो आपसे आमदन पूछता है और उसके मुताबिक फिर खर्चे निकाल के फिर जो बाकी आपकी सेविंग होती है उसके ऊपर वो आपको कर्जा देता है। और यही वजह है कि IMF की भी यही कंडीशन है, शराइत है। तो एक टूल है जो पाकिस्तान के अंदर, चूँकि पाकिस्तान इम्पोर्टेड कंट्री है, मतलब बाहर से हम चीज़ें लेते हैं और या इस्तेमाल करते हैं, फिर खाम माल लेते हैं यहाँ से बना के फिर हम बाहर बेचते हैं। हमारी यहाँ पे लोकल पैदावार इतनी नहीं है कि हम यहाँ से खुद खाम माल तैयार करें और उससे अपनी अशिया खुरोनोश बनाएं या अशिया जो भी ज़रूरत होती है वो बना के हम बाहर एक्सपोर्ट करें। तो यही वजह कि डॉलर एक बुनियादी इकाई है कि अगर उसकी कीमत में इजाफा होगा तो फिर लामहाला किसी की कीमत जो है कम नहीं रह सकती। जैसे आपने बताया कि बैन अवी मार्केट के अंदर जो है डॉलर की कीमत में पिछले 1-1.5 हफ्ते के दौरान कुछ $4 से $5 का इजाफा हुआ है फ़ी बैरल। और पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें तो ये पिछले 15-20 दिन के अंदर अंदर जो है $16 डॉलर की कीमत में इजाफा हो चुका है। तो इसको जब आप मिलाएंगे तो ये $20 से ऊपर या इसके करीब बनता है। तो अगर इस सारे का इम्पैक्ट डालें तो फिर तो ये $20 से कम नहीं पेट्रोल जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा। और पहले जो पेट्रोल है 300 की हद को छू चुका हुआ है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कहाँ जाएगा। और उसके ऊपर जो हमारे ऊपर जो महंगाई आएगी, जब पेट्रोल बढ़ेगा, किराए बढ़ेंगे, जब किराए बढ़ेंगे तो लाम हल्ला हर चीज़ में इजाफा हो जाएगा। और जो खाम माल बाहर से आता है, डॉलर की कीमत में इजाफा होगा तो आपका घी है, आपकी बाकी चीज़ें जितनी हैं जो बाहर से आप खाम माल इम्पोर्ट करते हैं और उसको बना के यहाँ पे बेचते हैं, तो वो सारी की सारी बढ़ जाएगी। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर दुनिया के अंदर बात करें, पूरी दुनिया की ग्लोबल विलेज की, कोई राउंड अबाउट 200 मुल्कों की, तो कोई तकरीबन 10 से 12 ऐसे मुल्क हैं जिनके अंदर इंतहा से ज़्यादा महंगाई है, जिसमें पाकिस्तान तीसरे चौथे नंबर पे आता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ के लोगों की मैं क़ुव्वत बर्दाश्त की दाद दूंगा, खुदा की कसम, कि वो पता नहीं किस तरह से ज़िंदगी जो है क्या गुजार रहे हैं। करें, मतलब कोई हमारे पास ऑप्शन भी तो नहीं ना है। अगर हम ये बात करें कि आवाम इस वक्त सड़कों पर है, बिजली के बिल चला रही हैं, सो साथ ही साथ जो अभी निगरान सेटअप है, या अगर निगरान सेटअप ना भी होता, दूसरी हुकूमत होती, तो उन्होंने तो यही कहना था कि आप बिजली के बिल जला रहे हैं, आपका मीटर कट जाएगा, इसके अलावा आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो सेंसिबली एक्ट करें। तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अवाम मजीद क्या कर सकते हैं? हम क्या कर मैं सकते ये हैं? कह रहा हूँ, हम इसीलिए कह ये रहा हूँ। कर सकते हैं, ये करना चाहिए कि या तो आप बाहर चले जाएं या अपनी ज़राए आमदन इनको बढ़ा लें। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जिनके लोगों के बच्चे बाहर हैं या उनका कारोबार बाहर है, या जिनकी आमदन किराए के ज़्यादा, उनके पास मकान है या दुकानें हैं, प्लाजे हैं, या कुछ ज़री ज़मीन इतनी ज़्यादा है कि जहाँ से आपको जो आउटपुट है वो अच्छी मिल रही है, तो उन लोगों का बचना जो है ना इस वक्त, वो मैं समझता हूँ कि नज़र आ रहा है कि वो बेहतर वो है, सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप जितने भी आप मिडिल क्लास ही हैं, चाहे वो उनकी 1 लाख इनकम है या 1.5 लाख इनकम है, मेरा नहीं जाती ख्याल कि अगर उनके 3-4 बच्चे हैं और घर उनका किराए पे है तो सर्वाइवल वो कर रहे हैं।
ये आज से 10 साल पहले हम कहते थे कि सफ़ेद पोशी का भरम रखा हुआ है अल्लाह ने, लेकिन इन हुक्मरानों ने, जालिम हुक्मरानों ने अब वो जो सफ़ेद पोशी का भरम था वो भी छीन लिया है अवाम के ऊपर। अब देखें ना किस किस तरह के लोग बेचारे आके आंसू बहा रहे हैं और चौक चौराहों में आके अपने बिल दिखा रहे हैं कि ये देखें क्या जुल्म किया है हमारे ऊपर। 2 पंखे होंगे, आप 1-2 लाइट्स होगी तो उसका अगर 30-35 हज़ार बिल आ जाएगा, तो मुझे ये बताएं कि वो फिर उसकी तनख्वाह अगर इतनी है तो वो फिर क्या करेगा? बाकी बच्चों को कहाँ पे दादा साहब छोड़ा है, क्या करे वो? बच्चों की तालीम कहाँ से हासिल करें? ये कहते जी हम गरीब की हालत बदलने के लिए आए, चाहे वो सिलेक्टेड गवर्नमेंट हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो या फिर निगरान गवर्नमेंट हो, तीन ही किस्म की गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान के अंदर। तो कल से एक्सपेक्टेड है 15 रुपए का इजाफा किया जा रहा था। आपको लगता है कि 15 रुपए होगा, इससे कम होगा, इससे ज्यादा होगा, क्या होगा? जो मैंने और फिर उसके 15 दिन बाद यानी 15 सितंबर 2 दफा महीने में ये समरी जाती है ना, तो 15 सितंबर के बाद अब क्या हालात देखें? आने वाले वक्त में कितना इजाफा? 30-35 साल पहले बजट पेश होता था तो उसी के अंदर ही जो भी इजाफा होना होता था हो जाता था, और पूरा साल किसी चीज़ में जो इजाफा नहीं होता था। लोगों को पता होता था कि यार ये चीज़ों की इतनी कीमत है, हमने अपनी आमदन में इतना रह के अपने पाँव चादर के अंदर रख के हमने चलना है, तो हमने बाहर नहीं निकलना। लेकिन अब तो मेरे ख्याल में जितनी बड़ी मर्जी चादर लें, इन्होंने इस तरह की हालत कर दी हुई है कि अब आम आदमी का बचना ही मुश्किल है। वो बेचारा बिल बिला रहा है, बच्चे भूख से मर रहे हैं, लोग जो बचे माओ, मैं देखता हूँ वीडियो, खुदा की कसम रोना आता है। और क्या कर सकता हूँ मैं तो बात ही कर सकता हूँ यहाँ बैठ के, या कोई इनको अच्छा मशवरा दे सकता हूँ। मेरे पास इख्तियार तो नहीं है कि मैं जाके इनको कान से पकड़ूँ और इनको उल्टा लटका के मारूँ इनको छितर, ताकि इनको एहसास हो। मसला ये कि जब मुझे ये बताएं, जो बड़े बाबू हैं, जो सियासतदान हैं, जो वडेरे हैं, जागीरदार हैं, मुझे बताएं उनको जब उन्होंने खुद चीज़ कोई ख़रीदनी नहीं है, जितने बड़े आपके अफसर हैं, घर उनको मिला हुआ है सरकार का, गाड़ी सरकार की मिली, पेट्रोल सरकार का, बिजली सरकार की, गैस, पानी, नौकर चाकर तक सरकार के हैं। मुझे ये बताएं उसको कैसे एहसास होगा कि आम आदमी का या किसी गरीब आदमी का, उसकी ये सारी चीज़ें बंद करे ना। उसे कहे भी तुम्हारी तनख्वाह है, आपको तनख्वाह देते हैं और तनख्वाह भी आपकी अच्छी खासी है। और ये 17 स्केल से ऊपर कई ऐसे अफसर हैं जिनको 150% एक्टिव अलाउंस मिलता है। किस चीज़ का भाई? खजाने का बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। अब वो जो 4-5 लाख रुपया आप नौकरी जो करके ले रहा है, पैसे तनख्वाह ले रहा है, उससे ये सारी चीज़ें ले ना, उसको कहे भी अपने पल्ले से आपने सारा कुछ करना है। देखिए अगर एक महीने के बाद उसको एहसास ना हो गया कि यार वाकई गरीब जो कहता था कि मैं मर गया हूँ, तो ये ऐसी बात है। ये तो लेकिन जब आप कब से कर रहे हैं कि ये जो हुक्मरान हैं, जो काबीना है, ये अपने तो जो इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो उनको नहीं छोड़ते, और ना उनके छुड़वाने के लिए कोई बात होती है। अभी ये जो हुआ है कि ग्रेड 17 से 21 या 22 तक के अफसरान बिजली उनको मुफ्त नहीं मिलेगी। नहीं, वो सिर्फ एक लिमिट तक, यानी जो आपके एम्प्लॉई है ना बिजली सप्लाई करने वाले महकमे, उनकी है, बाकी की नहीं, बाकी की सबको फ्री है। यही बात है ना कि जो वापडा के उससे हैं उनके लिए ये बात है। लेकिन ये मेरे ख्याल में बिला तफरीक सबके बंद हो जाने चाहिए, और ना सिर्फ बिजली के यूनिट, जो भी आपको एक्स्ट्राज में, हाँ आप मल्टी नेशनल कंपनीज में काम करें, वो आपको जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देती हैं आप उससे फायदा उठाएं। लेकिन हमारे यहाँ जो सरकारी लोग मजे लूट रहे हैं ना, इसको कम करने की जरूरत है। लेकिन ये मजे, अब मैं आपको बता दूं, ये ज़्यादा देर नहीं चलेंगे। अब जिस तरह की आवाम की हालत हो गई है, अल्लाह ना करे, मुझे जो नज़र आ रही है लोगों के आंखों में जो तैश और गुस्सा नज़र आ रहा है, मुझे शुबा हो रहा है कि अगर इन्होंने ये अपनी रवश ना बदली और वाकई ये चीज़ें अब ना छोड़ी, प्रिविलेज जो भी है, रायतें हैं, और ये उसके लाइन में ना आए जो ये आम आदमी की है, तो ये आम आदमी ने नहीं छोड़ना इनको। मैं आपको बता रहा हूँ ये फिर किधर जाएंगे। मकसद कहने के किले बना के बड़े बड़े जितने भी ये सरकारी अफसर हैं, बाबू जाकर देखिए GOR जो हैं, इतनी ज़्यादा GOR बनती जा रही है, इतनी ज़्यादा GOR बन रही है, और किले बनाए हुए हैं वहाँ। इनको अपनी जान की हिफाजत के लिए सब कुछ चाहिए। गरीब आदमी सड़क में मर रहा है यार, रोजी रोटी के लिए तरस रहा है। वो बच्चों के 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, वो बच्चे छोटे का मासूम बच्चों का दूध नहीं ला सकता। तो खुदा का खौफ नहीं है, डूब मरने का मकाम है। तुम किस तरह के अफसर हो? तुम तो पब्लिक सर्वेंट हो। पब्लिक सर्वेंट का मतलब तो इनके नौकर हो। तो सर पब्लिक सर्वेंट्स की तो आप बात करें, लेकिन यहाँ पर आप हुक्मरानों की भी बात करें, आप यहाँ पर सियासतदानों की भी बात करें। सबकी बात कर रहा हूँ मैं, जितने मराज याफ्ता तबका है ना, सबकी बात कर रहा हूँ। उसमें सियासतदान है, ये लोग सियासत करते हैं, ओहदों पर आते हैं, फिर बाद में इनको उसकी भी पेंशनें मिलती रहती हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, 3-3 ओहदों की पेंशन ले रहे हैं साहब का जो हमारे हुक्मरान है। इसके अलावा अभी सदर आरफ अलवी साहब ने क्या समरी भेजी है आपको पता है? हाँ जी, पहले समरी भेजी मेरी तनख्वाह में इजाफा करें, और उसके बाद फिर भेजी कि इतना और इजाफा 12 लाख मेरी से कर दे, ताकि मैं जाते हुए जब यहाँ से जाऊँ तो मुझे पेंशन तो कम से कम बहुत ज्यादा मिले। इन लोगों ने, मेरा मतलब है हमारा एहसास करना है। बिल्कुल सीरियस पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, बिकॉज अगर हमने पाकिस्तान को बचाना है और यहाँ पर अगर लोग ही नहीं रहेंगे,
सो फिर आपने क्या हुक्मरानी करनी है? इसके लिए कोई प्रॉपर रोड मुझे प्लान होना चाहिए। ये लोग लेकिन जो हमारे सियासतदान है वही हमारे मुल्क के साथ सिंसियर नहीं। हम पब्लिक सर्वेंट्स की तरफ बाद में आएंगे। अब पहले सियासतदान, जो आप देख लें कि जितनी बड़ी सियासी जमातें इस वक्त सारी की सारी हैं, इन्होंने सब ने करप्शन किया। वो अलग बात है कि ये करप्शन करते हैं वाइट कॉलर करप्शन, जिसका कोई नामो निशान नहीं रहता, वो सब ने की हुई है और सब करते हैं, कोई इतना दूध का धुला नहीं। लेकिन मैं क्विकली, क्योंकि मुझे सेगमेंट वाइंड अप करना है, आप 1 सितंबर से कितना इजाफा देख रहे हैं? मैंने आपको बता दिया कि 20 रुपए तक तो जो इस वक्त हाइक है ना, प्राइस इसकी डॉलर की हाइक है, वो तो 20 रुपए तक तो ये क्या हम जब तक इलेक्शंस नहीं होते या जब तक IMF से अगला मुआहदा नहीं इलेक्शन होता, हो जाए, कुछ भी हो ये जाए, हर महीने 10-10 20-20 रुपए करके इजाफा होता जाएगा? मैं कहता हूँ डॉलर की परवाह नहीं रुकेगी, यानी बाहर जाना, डॉलर स्मगल होना नहीं रुकेगा, दूसरा इसकी कीमत में इजाफा होना नहीं रुकेगा, तो उस वक्त तक नहीं। ये पिछले 30 साल में 180 अरब रुपया यहाँ से जा चुका है। आपके टोटल कर दे 30 साल के अंदर 140 अरब के हुए हैं, तो 180 अरब से यहाँ से गया तो कौन ले गया? वो 23,000 के करीब सरकारी अफसर ऐसे हैं जिनकी डबल नेशनलिटी है। किस लिए रखी हुई है उन्होंने? इसलिए रखी हुई है, बच्चे उनके बाहर हैं, सेटल हैं, यहाँ से वो बाहर लेते हैं। एक सेक्रेटरी जाता है, उसको जब फोन जाता है जी सेक्रेटरी साहब एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, उसको तो 20 बंदे प्रोटोकॉल देने वाले, कोई सामान चेक करने वाला नहीं होगा, जाकर ट्रक करके उसको जहाज में बिठाते हैं, वो जो मर्जी लेके चला जाए बाहर। मकसद कहने का ये है कि ये अब इसके ऊपर सीरियसली सोचना होगा। आपने कहा जी मुल्क बचा लिया, दिवालिया, बड़ी अच्छी बात है, आपने बचा लिया, लेकिन ये बिजली के बिलों ने मुल्क अवाम दिवालिया कर दिया। दूसरा ये कि अगर आप कहते हैं ना कि मुल्क, हमने IMF का मुआहिदा किया, हमने मुल्क बचा लिया, तो जो उसके नतीजे में महंगाई हुई है और जिस तरह अवाम रो रहे हैं और जिस तरह बिजली के बिल आ रहे हैं और जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा देख रहे हैं, इनकी भी जिम्मेदारी आप लें। जब आप हर अच्छी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं तो फिर ये महंगाई की भी जिम्मेदारी आप लें। और मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, किस तरह से। मुझे डर लगता है उस वक्त से, वो जो हम इनकलाब की बातें करते हैं ना, बचेगा, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि आने वाले मुस्तकबिल करीब में ये नहीं बचेगी। ये कोई ना कोई इसका निज़ाम आएगा, ऐसा निज़ाम आएगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। ये पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है, एक इस्लामी रियासत है। मेरा ज़ाती ख्याल है इससे ज़्यादा कड़े वक्त भी आए होंगे, लेकिन ये जो इस वक्त आया है, तारीखी ये नहीं आया कभी। महंगाई है इस वक्त पाकिस्तान में, तारीखी महंगाई है। लोगों की कुव्वत बर्दाश्त को तो दाद देने की आप बात कर रहे थे, लेकिन लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है और लोग रो रहे हैं इस वक्त। तो थैंक यू सो मच अशरफ मेहताब साहब, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। लेट्स सी 1 सितंबर से हम कितना इजाफा देखते हैं। एक्सपेक्टेड तो यही है कि 15 रुपए तक का इजाफा किया जाएगा, लेकिन अशरफ साहब कह रहे हैं कि 20 रुपए भी हो सकता है। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा आसार कदीमा ने पहली मरतबा बुद्ध मत मज़हब के आसार दरियाफ़्त किए हैं। दरियाफ़्त किए गए आसार जो हैं वो 2000 साल पुराने हैं और इन आसार में रोज़मर्रा के जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, घरेलू इस्तेमाल की अशिया हैं, वो भी दरियाफ़्त की गई हैं। और हमारे साथ इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर हमीद शो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कि जो आसार बरामद हुए हैं, दरियाफ़्त किए गए हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? बहुत शुक्रिया आपका। आसार जो इसमें दरियाफ़्त हुए हैं, जैसा कि आपने बताया है, इंटरव्यू में भी बताया है, ये बुद्ध मत मज़हब से रिलेटेड चीज़ें हैं। और बुद्ध मत की साइट्स तो पहले रिकॉर्ड की जा चुकी थी हमारे इस इलाके में, पंजाब के इलाके में, लेकिन बुद्ध मत का जो आर्ट है वो अभी तक अननोन था कि पंजाब में जो बुद्ध मत का आर्ट है, जो कि उन्होंने अपने पैरोकारों के लिए बनाया विजुअल्स की शक्ल में दिखाने के लिए, ताकि जो मज़हब की तालीमात को सीखना चाहते हैं वो विजुअल्स की शक्ल में देख लें कि उनकी मज़हब की फ़िलासफ़ी क्या है। तो वो जो आर्ट है वो सबसे पहले अभी हमने डिस्कवर किया है, जिसको हम रिलीफ पैनल कहते हैं, जो कि मुक़द्दस आर्ट है। तो सबसे बड़ी तो यही है कि इस सारे जो डिस्कवरी है वो पंजाब में जो बुद्ध मत का आर्ट है और वो पक्की मिट्टी से बना हुआ है। इससे पहले जो हमें आर्ट मिलता है बुद्ध मत का, वो हमें गंधारा से मिलता है, जो कि स्टोन में बना हुआ है। लेकिन ये वो पहली मिसाल सामने आई है जिसमें कि टेराकोटा का आर्ट बना हुआ है, और ये बिल्कुल सेम है, उसी तरह का है, सिर्फ मटेरियल का फ़र्क है। जो मटेरियल हमें पंजाब में मिलता है, लोगों ने उसी का इस्तेमाल किया, उसी को पक्की मिट्टी के तहत उसमें भी वो आर्ट जो है वो बना दिया। तो ये सबसे बड़ी डिस्कवरी है। इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे उनके रिचुअल टैंक्स हैं जिसको कि वो अपनी इबादतगाह के जगहों पे अच्छा, एक रिचुअल टैंक्स और ये चीज़ों पर भी आएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये था कि वस्ती पंजाब में
पहली बार उसकी बस्ती पंजाब में पहली बार बुद्ध मत की अगर तारीख की बात करें तो ऐसे आसार जो हैं वो बरामद हुए हैं। इससे पहले कहाँ कहाँ पर डिस्कवरीज जो थी, एक्सप्लोरेशन जो थी वो की गई थी? देखिए, इसका बैकग्राउंड ये है कि जब हम बुद्ध मत की बात करते हैं तो बुद्ध मत को मेनली तो हम गंधारा तक महदूद रखते थे या रखते आए हैं। उसके बाद पंजाब हमारा जो सूबाई महकमा है आर्कियोलॉजी का, उन्होंने 1992 से लेके 1997 तक पंजाब के मोस्टली डिस्ट्रिक्ट का सर्वे किया और तमाम साइट्स को डॉक्यूमेंट किया, और उसमें साइट्स बुद्ध मत से रिलेटेड भी थी और फिर उनकी एक्सकवेशन भी की गई। जैसा कि अगर हम बात करें तो डेरा गाजी खां के करीब जामपुर एक सिटी है, वहाँ से नज़दीक एक माउंट है दिलुरा है, वहाँ पर पंजाब आर्कियोलॉजी ने खुदाई की, वहाँ से भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो कि बुद्ध मत से रिलेटेड हैं। आई वॉज़ आल्सो पार्ट ऑफ दैट एक्सपेडिशन। तो मेरे ख्याल में तो वो बुद्ध मत का सदर्न पंजाब का एक्सट्रीम साइड पे जब हम चले जाते हैं साउथ पे, तो उसका कैपिटल रहा। उसके बाद भावलपुर में भी चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद मियाँ अली फ़कीरा एक साइट है पंजाब में, शेखपुरे के करीब है, उधर पर भी साइट्स मिली हैं। फिर हमें नंदना में भी मिली हैं और उसके बाद हमें कटास में भी मिली हैं, और टेक्सला तो उसमें ऑलरेडी शामिल ही है। लेकिन हम उस ख़ास खित्ते की बात करें जहाँ पत्थर अवेलेबल नहीं है। ये पंजाब का या मैदानी आपने कहा ये इलाका है, मट्टी के आसार हैं? मट्टी से बने हुए हैं। ये वो इलाका है जो हम वस्ती पंजाब इसलिए कह रहे हैं कि ये दरियाए जहलम की पुरानी गुजरगाह है, और ये वाक़या है जब आप सरगोदा से जाते हैं झंग तो उसके दरमियानी ये इलाका है। अभी जो मौजूदा जहलम रिवर है वो थोड़ा दूर जा चुका है, तो ये उसके किनारे पे आबादियाँ थीं जो कि उस सर्वे में कहीं किसी वजह से टाइम शॉर्टेज की वजह से रह गया। तो फिर हमने इस इलाके को देखा और उसमें ये चीज़ें जो थी वो हमें मिली। डेफिनेटली इसमें क्रेडिट तो जाता है पंजाब गवर्नमेंट का कि उन्होंने पहले सर्वे किया और साइट्स को एक्सकवेट भी किया, लेकिन शायद इस तरह का जो नमूना है वो अभी तक सामने नहीं आ पाया था। और हमारी जो रिसेंट डिस्कवरी है ये उस चीज़ में शामिल है कि जो पंजाब में पक्की मिट्टी से बना हुआ जो मुक़द्दस आर्ट है, जो कि हमें कभी नहीं मिला, ना इंडिया से मिला ना पंजाब में मिला, तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम हमें इस खित्ते से मिला है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपसे एक और चीज़ ये भी जानना चाहूँगी कि जब आप जाते हैं कि अब हमने यहाँ से ये चीज़ खुदाई करनी है, चीज़ें दरियाफ्त करनी है, यहाँ पर रिसर्च करनी है, आपको मालूम कैसे होता है कि यहाँ से हमें फ़लाँ चीज़ मिल सकती है, यहाँ से हमें आसार कदीमा मिल सकते हैं, ये आसार मिल सकते हैं? इसके पीछे होमवर्क क्या होता है? आप लोग जगह को आइडेंटिफ़ाई कैसे करते हैं? ये बड़ा अच्छा और बड़ा पॉपुलर सवाल है, मोस्टली यही पूछा जाता है। असल में हमारे खित्ते की तारीख को लिखने में जो बेसिक रोल प्ले किया वो यूरोपियन थे, वो ब्रिटिशर्स थे। ये हम बात कर रहे हैं 19वीं सेंचुरी की, 20वीं सेंचुरी की। उनमें जब लोग आए तो उनको तारीख से जो दिलचस्पी हुई तो उन्होंने फिर अपने ख़ास नुमाइंदे मुकर्रर किए, जो कि हम इस सारे इलाके में, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारा जो इलाका है और चाइना और अफ़गानिस्तान, इसमें उन्होंने सफ़र किया और इवन के शहर रेशम पे भी सफ़र किया। तो उन्होंने फिर अपनी याददाश्तें मुरतब की और उसको फिर छापा, और उसके थ्रू हमें पहली इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारे इस खित्ते में इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। जब हमने जाना होता है तो हम पहली इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेते हैं। मेरा मानना ये है कि हम उससे पहले भी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि और भी ऐसे रिकॉर्ड्स हैं। अगर मैं आपको कुरान पाक का हवाला दूं तो कुरान पाक में 45% जो पार्ट है वो उन कौमों की कहानियां हैं, किस्से हैं जो कि इस दुनिया में हमारे आने से पहले रहे हैं। और अल्लाह ताला ही ये कहता है कि तुम ज़मीन पे चल फिर कर देखो, सियाहत करके देखो, ताकि तुम्हें पता लगे कि वो कौन लोग थे जिन पे हमने अपनी नेमतें नाज़िल की, और उसके बाद जब उन्होंने हमारी नेमतों को जुटलाया तो फिर किस तरह से हमने बस्तियों की बस्तियाँ पलट दी, नेस्तो नाबूद कर दी। अब ये वो इशारे हैं कि अगर हमने अपने आने वाले मुस्तकबिल को ठीक करना है तो वो गलतियां नहीं दोहरानी जो हमारे पहले वाले दोहरा चुके हैं। फिर भी देखें कि ये फलां जगह पर ही आपको मिलेंगे, फिर आप कितनी खुदाइयाँ करते हैं, आपके साथ कौन कौन लोग होते हैं, ये सारा प्रोसेस कैसे होता है? मतलब, और अभी आपके पास पाइपलाइन में और कौन कौन सी जगह हैं कि हमने फलां जगह जाना है और इस तरीके से ये काम करना है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम जगह का तयन करते हैं तो उसमें ये सारा होमवर्क तो शामिल होता है कि जो हम अपने मजहबी लिटरेचर से भी उसमें लेते हैं, और उसके बाद हम ये जो यूरोपियन राइटर हैं उनका भी हम तज्जिया करते हैं।
फिर हमें पता चलता है कि कौन सा इलाका है जो कि 100 साल पहले या 125 साल पहले एक्सप्लोर हुआ, फिर हमारे महकमे मिल के वहाँ पर जाते हैं और हर एक अपना फील्ड है। मिसाल के तौर पर मेरा जो फील्ड है वो बुद्ध मत है, मेरी अपनी जो पीएचडी है वो जर्मनी से वो बुद्ध मत में ही है और मैं एंशिएंट रिलीजन्स को देखता हूँ, इसमें मेरी बड़ी दिलचस्पी है। और उसकी दिलचस्पी एक ये भी है कि ये इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैंने पहले कहा है कि हम 1,24,000 अम्बिया का जिक्र तो पढ़ते हैं, लेकिन हम जानते किन को हैं, लेकिन वो इस खित्ते पे ही आए हैं, इस ज़मीन पे ही आए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उस तरफ भी फिर जो चीज़ें हैं उस तरफ भी इशारा मिलता है कि शायद ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद होंगी। हमारे इस खित्ते में भी सहाबा कराम भी आए होंगे, उनसे पहले भी लोग आए होंगे। तो हम उस चीज़ को फिर इस तरह से मजहबी पैराम में भी देखते हैं। और फिर जितने भी हमारे इस खित्ते की तारीख़ है वो लाखों साल पे मुहित है, उसमें भी जितनी भी आबादियाँ बनी हैं वो वक्त के साथ साथ वो तबाह हुई, उसके बाद दोबारा से रीबिल्ड हुई, तो वे टीलों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, टिब्बों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो इस बात से वाकिफ़ होंगे कि पुराना टिब्बा है या पुराना ठे है या पुराना टिब्बे वाला कब्रिस्तान है। असल में वो जो टिब्बे होते हैं उनके अंदर 3,000, 4,000, 2,000 साल की तारीख़ दफन होती है। अब उस तारीख़ को बिना उन लोगों के जो जानने का फ़न होता है वो आर्कियोलॉजिस्ट के पास होता है, क्योंकि हम उनकी छोड़ी हुई चीज़ों की जब खुदाई करते हैं तो फिर हम उनकी प्रोफाइल भी जो है वो कर लेते हैं। और ये कोई एक बंदे का काम नहीं है, जैसा कि आपने कहा, इसमें पूरी टीम होती है। हमारे पास आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं, हमारे पास हिस्टोरियन भी हैं, हमारे पास फ़ोटोग्राफ़र भी हैं, हमारे पास उसके डिजिटल कंटेंट्स करने वाले भी हैं, उसके बाद हमारे पास ड्रोन वाले भी हैं और ड्राफ्टमैन भी हैं। फिर उसके बाद जो है हम वापस जब उन चीज़ों को लेके आते हैं तो फिर बाद में उनका एनालिसिस भी होता है जिसको हम बाहर के मुल्क में भेजते हैं उनकी डेट लेने के लिए कि क्या ये जो चीज़ें हमें मिली हैं ये किस डेट से हैं। तो इस तरह ये मुकम्मल साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसके बाद ही कोई डिस्कवरी को फिर अच्छा, एक और चीज़, अभी आप मज़ीद क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं? पाइपलाइन में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं कि अब बस हम आने वाले वक्त में अब इसको भी एक्सप्लोर करेंगे? एक तो जो ये इलाका मैंने अभी देखा है, ये तो अभी मैंने कह लें कि इब्तदा की है और एक पंजाब चैप्टर का आगाज़ किया है मैंने, और जिससे कि पाकिस्तान में जो बुद्ध मत की तारीख़ है और पंजाब की तारीख़ को नए सिरे से या मुकम्मल तरीके से लिखने में जो हेल्प जो है वो मिलेगी। तो ये आगाज़ है, इसको अभी हमने हुकूमती ताउन से इसको आगे बढ़ाना है और आने वाले 3-4 साल में यही है कि हम मज़ीद शवाहद ढूँढें और पूरी दुनिया में फिर ये बताएं कि पंजाब का एक अपना करैक्टर है और पंजाब की एक अपनी यूनिक सिग्निफिकेंस है जिसको दुनिया के सामने आना चाहिए। एक तो यही वाला प्रोजेक्ट है जो हम कर रहे हैं। जी जी। और दूसरा और प्रोजेक्ट? उसके बाद हमारे पास सियालकोट क्या एक प्रोजेक्ट है। सियालकोट जो है मौजूदा उसकी तारीख़ भी बहुत पुरानी है कि वो तकरीबन 3,000 साल तक तो वो जाती है। तो वहाँ पर भी पुराने दौर में बुद्ध मत की इबादतकारी रही है। तो जितने भी बड़े बड़े हमारे हिस्टोरिक सिटी हैं उनमें काम करने का भी प्लान है। इवन के चोलिस्तान में भी है और सोन वैली में भी हमारे कुछ फोर्ट्स हैं, वहाँ पर भी हमने करना है। और ये सारा कुछ होता है पंजाब प्रोविंशियल डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के साथ मिलके। हम यूनिवर्सिटी से फिर उनके साथ अपनी जो टीम है वो भी शामिल करते हैं और इंडिपेंडेंट भी हम काम करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ अभी जिस तरह से आपने डिफरेंट चीज़ें उनको एक्सप्लोर किया और अभी आपने कहा कि और कौन कौन सी जगह आपने मार्क की हुई, इन पर काम ऑब्वियसली करेंगे, कभी इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर करने के दौरान मतलब कुछ लोग मिले जिनकी बाकियात हों या इस तरह आप करें? ममीज़ तो हमने सुना है बहुत मिलती हैं, लेकिन इसके साथ साथ और मम्मीज़ इसलिए मिलती हैं कि उनके मज़हब में रिवाज ऐसा था। हर मज़हब में ये बिलीव होता है लाइफ आफ्टर डेथ का, जैसे हमारा भी है कि हम मौत के बाद उठाए जाएंगे और एक दूसरी दुनिया में दाखिल हो जाएंगे। जितने भी पुराने मज़ाहब हैं हर में ये एक है, लेकिन उसको वो इंटरप्रेट डिफरेंट तरीके से करते हैं। मम्मी को इसलिए ऐसे प्रिजर्व किया जाता था कि अगली ज़िंदगी में भी ऐसे ही उठे और उसके साथ सारी चीज़ें रख दी जाती थी मालूमता, ताकि वो जब उठे तो वो इसी जो उसका माशरती मुकाम है उसमें उसको उठाया जाए। हमारे इस इलाके में भी यही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर बाज़ औक़ात बॉडीज़ को क्रिमिनेट कर दिया जाता है, बाज़ औक़ात दफना दिया जाता है, तो सारी सिलसिले जो वो मिलते हैं। तो हमें जहाँ क्रीमेट करते हैं, जहाँ पर जलाते हैं मुर्दे, वहाँ पर भी तालाब के किनारे पर भी उनके रिमेन्स जो हैं वो मिलते हैं, प्लस जो दफनाते हैं उनकी जो है वो हड्डियाँ भी मिलती हैं। जैसे कि हड़प्पा जो वादी सिंध की तहज़ीब 5,000 साल पुरानी है, वहाँ पर हमें पूरे के पूरे स्केलेटन्स मिले हैं। खुदाई करनी पड़ती है जो मतलब ये जिस तरह से चीज़ें मुख्तलिफ आप लोग एक्सप्लोर करते हैं?
ये डिपेंड करता है और उस फिर आपने साइट पे। जगह कैसे मार्क की होती है कि यहाँ पर और इस रीजन में कुछ होगा? जैसा कि मैंने पहले कहा है कि पहले तो वो जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी रिकॉर्ड की होती है, उसके बाद वो जो हमारे जिसको हम आसारियाती टीले कहते हैं, टिब्बे कहते हैं, उनके ऊपर जा बजा आपको मट्टी के बर्तनों के टूटे हुए टुकड़े मिलेंगे। अब असल में हमारे लिए वो पूरी की पूरी इंसानियत की कहानी होते हैं जो कि लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं, क्योंकि पुराने वक्त में लोग जब घरों में बर्तन इस्तेमाल करते थे, जैसे आजकल प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक आपको हर जगह मिल जाएगा, तो उस दौर में मिट्टी के बर्तन जो थे वो आम इस्तेमाल होते थे, वो लोग फेंक भी देते थे। आज भी वो बर्तन जो टूटे वो किसी के काम के नहीं है। तो हमें पता चल जाता है कि ये जो जगह है यहाँ पर तो इंसानी आबादकारी वो रही आपके है। लिए एक साइन होता है कि देयर इज समथिंग और यहाँ पर इसको हम लोगों ने एक्सप्लोर करना है, इसको जी, खोदना है। बिल्कुल ठीक हो बिल्कुल गया। ऐसा थैंक ही यू है। सो मच डॉक्टर हमीद हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम आपको बताना चाहेंगे प्लास्टिक से बने गए ऐसे ब्लॉक्स के हवाले से जो कि ईंटों के मुशाबे हैं और घरों की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो सकते हैं, पायदार हैं, माहौल दोस्त हैं, और इनको तैयार किस तरह से किया जाता है। जितना भी प्लास्टिक है या लैंडफिल वेस्ट है, इसको इस्तेमाल करते हुए, कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए इन ब्लॉक्स को बनाया जाता है। इनको इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स या बिगर ब्रिक्स का नाम भी दिया गया है। कितने माहौल दोस्त हैं, इनको बनाने में, इनकी मेकिंग में किस किस्म का मटेरियल इस्तेमाल हुआ, कॉस्ट इसकी क्या है, कमर्शियल बुनियादों पर क्या ये इस्तेमाल हो सकते हैं या नहीं, सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एंटरप्रेन्योर माजिदा मोहम्मद इस वक्त शो में मौजूद है। माजिदा, सबसे पहले तो मैं इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स के बारे में जानना चाहूँगी। इसको आप बिगर ब्रिक्स भी कह रही हैं, इसकी जी मेकिंग किस तरह से की गई, किस किस्म का मटेरियल इसकी मेकिंग में इस्तेमाल किया गया? जी, इसमें जो है वो प्लास्टिक हमने यूज़ किया है, प्लास्टिक वेस्टेज को यूज़ किया है। जो प्लास्टिक इस वक्त वेस्टेज की सूरत में हमारे ओशंस में या लैंडफिल्स में मौजूद है, उसको यूज़ करके हमने ये ब्लॉक्स बनाए हैं। अच्छा ठीक है, आपने प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए ये जी। ब्लॉक्स तैयार किए हैं। तैयारी में कितना वक्त लगा, और फिर ये कि ये कितने कॉस्ट फ्रेंडली है और आम ईंटों के मुकाबले में कितने कम बजट में अवेलेबल होंगे? अच्छा, इस वक़्त अगर आप प्लास्टिक के हवाले से बात करें, तो हमने जो है वो इसको तकरीबन 4 साल पहले सोचना शुरू किया था कि हम जो है वो जायंट ब्लॉक्स बनाएँ। अपने बच्चों को ब्लॉक्स से खेलते हुए देख के जब हमने पहली मर्तबा ये सोचा कि यही जायंट ब्लॉक्स हमारे पास अगर जायंट फॉर्म में हो, तो हम इससे जो है वो बहुत कुछ बना सकते हैं और हम उसको मल्टीपल टाइम्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं और प्रैक्टिकली जो है मतलब बच्चे जिस तरह खिलौनों से बनाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी से अपनी पसंद की, अपनी साइज़ की चीज़ें बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, घर बनाते हैं। तो यही चीज़ हमने सोचा कि अगर हमारे पास जायंट फॉर्म में ये ब्लॉक्स मौजूद हों, तो हम भी जो है वो इससे प्रैक्टिकली बनाकर चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 4 साल पहले हमने इस आइडिया को सोचा था। लेकिन जब हमने पहली मर्तबा इसका ब्लॉक बनवाया प्लास्टिक से, तो उस वक़्त प्लास्टिक को देख के हमारे ज़हन में यही आया कि इस वक़्त बहुत सारा प्लास्टिक जो है वो वेस्टेज की सूरत में इस दुनिया में मौजूद है, जो कि आगे जाके हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बल्कि आगे जाकर नहीं, अभी से जो है वो हमारे पास परेशानी का बाइस बन रहा है और आगे जाने के साथ ये मुश्किलात और परेशानियाँ प्लास्टिक वेस्टेज के हवाले से जो है वो काफ़ी थ्रेटनिंग होती जा रही हैं हमारे प्लैनेट के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना हम प्लास्टिक वेस्टेज को ही यूटिलाइज़ करके ये ब्लॉक्स बनाएँ, ताकि इससे हम जो है वो प्लास्टिक वेस्टेज भी एक तो हमारे जो है वो दुनिया से कम होगा। हम प्लास्टिक को अपसाइकिल करके इसकी लाइफ साइकिल को बढ़ा सकेंगे, क्योंकि प्लास्टिक की लाइफ साइकिल इतनी ज़्यादा होती है, कम से कम भी जो है वो प्लास्टिक की जो ज़िंदगी है वो 200 साल से लेके 5000 साल तक होती है। तो क्यों ना हम इसी को इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि हम नया प्लास्टिक इस्तेमाल करें। और अच्छा, फिर हमने इसके लिए प्लास्टिक आपने वेस्टेज प्लास्टिक कौन सा और कहाँ से इकट्ठा किया, और फिर एक ब्लॉक बनाने में कितना वक्त लग जाता है? प्लास्टिक वेस्टेज की अगर हम बात करें तो इस वक्त बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी मौजूद हैं जो प्लास्टिक को कलेक्ट करके और उसको जो है वो इसके ग्रैन्यूल्स बना रही हैं। तो हम वो रेडी ग्रैन्यूल्स लेके और हम उससे ये ब्लॉक बना रहे हैं और तकरीबन हम 24 आवर्स में 500 ब्लॉक्स जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिए कोई स्पेशल मशीन्स वगैरह हैं जिसमें आप ये ब्लॉक्स तैयार कर रहे हैं, और ये आइडिया किसका था? आपके साथ कितने लोग इस वक्त मौजूद हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं? जी, इस वक़्त मेरी टीम में जो है वो 4 लोग मौजूद हैं और बेसिक जो आइडिया था वो मेरा और मेरे हस्बैंड का था
और उसके बाद फिर हमने जो है वो अपनी जब पहली मर्तबा ब्लॉक बनाया तो फिर उसके बाद हमने एक टीम भी बनाई ताकि जिसकी हेल्प से हम इसकी कुछ टेक्निकलिटीज़ को जो है वो टेस्ट करें और इस प्लास्टिक से जो है वो चीज़ों को बनाने में जो है वो हम उनसे हेल्प ले सकें और उन्हें ट्रेन भी कर सकें कि प्लास्टिक वेस्टेज के ब्लॉक से किस तरह चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें प्लास्टिक की वेस्टेज की तो इस वक्त जो है वो हम प्लास्टिक वैसे तो ग्रेन्यूल्स यूज़ करें लेकिन इसके अलावा लोगों को अवेयरनेस देने के लिए हम प्लास्टिक वेस्ट प्रोग्राम भी जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और स्पेशली एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ। अच्छा, इसके साथ-साथ देखें, आपने कहा आपकी 4 लोगों की टीम है, 4 साल पहले आइडिया आया, 1 दिन में आप लोग 500 ब्लॉक्स बना लेते हैं। इसके लिए कोई मशीन्स वगैरह हैं जिससे ये ब्लॉक्स तैयार किए जाते हैं? और फिर आपने इसको टेस्ट किया तो उस आपने किस चीज़ में इसको टेस्ट किया, इसकी पायदारी को चेक करने के लिए? अगर मशीन्स की आप बात करें तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो कि बहुत आराम से जो है वो हमारी मार्केट्स में दस्तयाब है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस वक्त जो इन्फ्लेशन का जो दौर चल रहा है हमारे इनफैक्ट ग्लोबली चल रहा है, सिर्फ पाकिस्तान का मैं नहीं कहूँगी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास सेटअप है, मशीनरीज़ हैं लेकिन काम नहीं है। तो हमने सर्कुलर इकोनॉमी पर काम करते हुए हमने ये कोशिश की कि हम अपना मोल्ड और डिज़ाइन हम लेकर जाते हैं इंडस्ट्रीज़ के पास, ऐसी इंडस्ट्रीज़ के पास जिनके पास ऑलरेडी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स इंस्टॉल्ड हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है। तो हम उनसे काम करवाते हैं। और इसके अलावा टीम की जहाँ तक बात है, तो वो हमने जो है वो अपनी टीम के साथ मिलके इसको पहले तो हमने खुद चीज़ें बिल्ड की और उसके बाद जब हमको अंदाज़ा हुआ कि कौन-कौन सी चीज़ें, कौन-कौन सी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है इसको स्ट्रक्चर बिल्डिंग में, फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी डिज़ाइनिंग पे काम किया और उसको फिर हमने सर्टिफ़ाई कराने के लिए यूनिवर्सिटी के पॉलिमर डिपार्टमेंट के पीएचडी डॉक्टर्स से जो है हमने इसको टेस्ट करवाया और फिर उसको सर्टिफ़ाई करवाया। अच्छा, देखिए, ये कहा जा रहा है कि ये कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, बहुत पायदार हैं। आप जब किसी भी घर की ऑब्वियसली बुनियाद रखते हैं और उसके बाद जब आप दीवारों तक पहुंचते हैं तो दीवारों में आप ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह आप इन जी, ब्लॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। ऐसा कोई तजर्बा आप लोगों ने किया अपने घर में, अपने आसपास की कोई एक रूम बना लिया हो या कोई एक छोटा सा कमरा, कोई कैबिन टाइप, जहां आप टेस्ट कर सकें ये कितने पायदार हैं? और ऑब्वियसली अगर ये प्लास्टिक है तो गर्मी भी तो फिर इससे आती होगी ना, तो हमारे यहाँ तो वैसे ही बड़ी गर्मी होती है। जी, जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। प्लास्टिक को देख के लोगों को ज़हन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि ये गिर तो नहीं जाएगा, टूट तो नहीं जाएगा धक्का लगने से या ये कि ये गर्मी से पिघल तो नहीं जाएगा। तो इसमें जो हमने प्लास्टिक इस्तेमाल किया दैट इज़ हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्लास्टिक विद ऑल द प्रॉपर्टीज़ दैट आर रिक्वायर्ड इन कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में जो हमें लोड बेयरिंग चाहिए होती है, हमें हीट रेजिस्टेंस चाहिए होती है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें मौजूद हैं और इसके अलावा हमने इसका एक प्रोटोटाइप भी बनाया है क्योंकि हमारा ये ब्लॉक तकरीबन सिविल की जो कन्वेंशनल जो ईंट होती है उससे 30 टाइम्स लाइट इन वेट है। तो हमने जो है वो बहुत सारी हमारे पास स्पेसेस ऐसी होती हैं रूफ टॉप्स पे स्पेशली जहाँ पे ज़मीन पर लोड बेयरिंग कैपेसिटी नहीं होती है, जहाँ पे सिविल से काम नहीं किया जा सकता है। तो हमने वहीं पर जो है वो इन ईंटों से एक टाइनी हाउस बनाया है और तकरीबन 1.5 साल से वो टाइनी हाउस जो है वो वहाँ रूफ टॉप पर मौजूद है। वो कराची के तकरीबन सारे मौसम देख चुका है और वो सारी जो प्रॉपर्टीज़ हमने इसकी टेस्ट करवाई थी, वो सारी हम एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं और अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, वहाँ पर माजदा, एक और चीज़, उस तरह से मैंने गर्मी वाला पॉइंट रेस किया है। जी, हमारे यहाँ पर पहले जब घर बना करते थे तो वो छतें बहुत ऊंची होती थी, छतें ऊंची होती थी तो वो ज़मानों की बात है जब एसी वगैरह इतने कॉमन नहीं थे या हर कोई उस तरह से अफोर्ड नहीं कर जी, सकता था, विंडो एसीज वगैरह का रिवाज था और उससे पहले तो ये भी नहीं था। तो जी। घरों की छतें ऊंची रखी जाती थी वेंटिलेशन के लिए, इन चीज़ों को मेक श्योर करने के लिए। लेकिन अब अगर आप इस प्लास्टिक की बात कर रहे हैं तो इसमें ये कैसे मेक श्योर किया जाए कि हमारे यहाँ पर तो गर्मी, और कराची का मौसम, लाहौर में भी आप देख लें 40 प्लस होता है, तो इतनी गर्मी में आप अंदर अगर मौजूद हैं उस कमरे में और आपका उठना बैठना वहाँ पर है, फिर आपको गर्मी फील ना हो, जी, एक हमारे ये जो पॉइंट है। ब्लॉक्स का जो स्ट्रक्चर जो हमने डिज़ाइन किया है वो हॉलो है। यानी इस ब्लॉक के अंदर जो है वो तकरीबन 8 होल्स हैं। जिस तरह से आपने इंटरलॉकिंग जो टेक्नीक देखी होगी बच्चों के ब्लॉक्स में, वही टेक्नीक इसमें है। लेकिन इसमें डिफ़रेंस ये है कि हमने जो है वो इसके होल्स को जो है वो ओपन रखा है टॉप से भी ताकि ये होल्स थ्रू एंड थ्रू हों। अब जितनी भी आपकी चारों तरफ दीवारें होंगी उन सब में होल्स होंगे और ये जो होल्स हैं ये मेक श्योर करते हैं कि आपकी हीट जो है वो बाहर से अंदर ट्रांसफ़र नहीं होती। इस लिहाज से ये एनर्जी एफिशिएंट भी है कि अगर आपके बाहर हाई टेम्परेचर है और अगर आपके कमरे में एसी चल रहा है तो 0 डिग्री भी जो है वो आपकी ना हीट अंदर आ सकती है ना आपका एसी की जो ठंडक है वो बाहर जा सकती है। तो इस तरह से ये एनर्जी एफिशिएंट भी कि आपके रूम के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, बाहर की हीट अंदर नहीं सही आ सही। सकती और कॉस्ट के जिसकी वजह हवाले से से बता दें कि अगर हम 500 ईंटों को देखें और 500 इन ब्लॉक्स को देखें तो कितने ये कॉस्ट फ्रेंडली हैं?
अगर कॉस्ट के हवाले से आप बात करें तो देखिए सिविल का जो कंपैरिजन है वो तकरीबन स्क्वायर फीट में किया जाता है। तो अगर आप पर स्क्वायर फीट बात करते हैं तो सिविल की जो कंस्ट्रक्शन है वो 6 से 7,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ रही है इस वक्त। और अगर हम अपने ब्लॉक से जो है कंस्ट्रक्शन करें तो ये तकरीबन 4,500 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ता है। बिल्कुल ठीक। और आपको इस हवाले से कोई ऑर्डर्स वगैरह आए हैं कमर्शियल बुनियादों पर? ऑब्वियसली अभी आपने छोटे लेवल पर इसका आगाज़ किया, उसके बाद टेस्ट भी किया, लेकिन इसके बाद ऑर्डर्स का आना, लोगों का इसमें रुझान डेवलप होना, क्या ऐसा कुछ हुआ है, या ये डेवलप करने के लिए, अवेयरनेस के लिए, व्हाट यू पीपल आर एक्चुअली डूइंग? अवेयरनेस एक तो हम इस वक्त का जो है सबसे बड़ा जो हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो सबसे बड़ा हमारा जो साथी है इस ज़माने में। इसके अलावा सोशल मीडिया के अलावा हम जो है वो प्लास्टिक वेस्टेज के हवाले से और जो सीमेंट और कंक्रीट इंडस्ट्रीज़ का जो कार्बन एमिशन है उस हवाले से हम लोगों के लिए अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट जो है वो इंडस्ट्रीज़ में, डिफरेंट स्कूल्स में, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि वो प्लास्टिक वेस्टेज को किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। माशा हमारे साथ शो का हिस्सा थी, बहुत ज़बरदस्त काम इन्होंने सरअंजाम दिया। एंड आई होप कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोग प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिससे वाटर पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। सो येस, किसी ने अगर ये इनिशिएटिव लिया है सो इसको मैस लेवल पर होना चाहिए, इस पर अवेयरनेस होनी चाहिए, इसको कमर्शियल बुनियादों पर यूज़ होना चाहिए, ताकि हम कुछ ना कुछ करके, कोशिश करके जो पोल्यूशन है, प्लास्टिक से होने वाली पोल्यूशन, इसका सद्देबाब कर सकें। बट बहरहाल व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।